हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 65। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्वेश्चन नंबर 91, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम हम लोगों को पता है ये क्या है। ये ट्राइसोमी है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी शो करता है। 21st क्रोमोसोम इसकी ट्राइसोमी होगी। और इसमें कंडीशन में होगा क्या, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड 47 क्रोमोसोम, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, पाम क्रीज। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज होती है, मोनोसीमियन क्रीज बोलते हैं, एक ही क्रीज होगा। तो करेक्टरिस्टिक है ये इसका। इसके अलावा यहाँ पे फ्लैट फेस होता है, फ्लैट बैक ऑफ द हेड होगा, हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज प्रेजेंट होंगी, फरोड टंग होगी, पार्शली ओपन्ड माउथ होगा। तो ये भी सही दिया हुआ है। और 47 क्रोमोसोम से ये भी सही है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड, ये हीमोफीलिया में इसका फीचर नहीं है ये। तो आंसर होगा इनकरेक्ट यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। विच जीनोटाइप्स प्रोड्यूस मैक्सिमम टाइप ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2 raised to power n। एन या क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस का नंबर कितना है मैक्सिमम किस में, तो यहाँ पर ये 4, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर सिर्फ 2 हेट्रोजाइगस, और यहाँ पर सिर्फ 1। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर ये बनेंगे 4, यहाँ पर 8, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनेंगे। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 2 raised to 4, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये ब्लड में प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स है वो आते हैं। प्लाज्मा में मैक्सिमम कंटेंट होता है वाटर का, 92% वाटर है। 6 to 8% यहाँ पर प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स में भी फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, एल्बुमिन रिलीज है, रिलेटेड है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक बैलेंस से। और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन रिलेटेड है इम्यूनिटी से। तो फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग से, ग्लोबुलिन ये डिफेंस मैकेनिज्म, गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं जो एंटीबॉडीज होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ये फैगोसिटिक सेल्स हैं। लिम्फोसाइट्स ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है। लिम्फोसाइट्स दो तरीके के, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स हो गए ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड में प्रेजेंट है, ह्यूमर में प्रेजेंट है, बॉडी फ्लूइड्स में। और टी लिम्फोसाइट्स में ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑल। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। इन ह्यूमन व्हाट इज द मेजर साइट वेयर आरबीसीज आर फॉर्म्ड। आरबीसीज के प्रोडक्शन को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। तो यहाँ पर रेड बोन मैरो जो एडल्ट में होता है, ये बोन मैरो में होगा। बोन मैरो भी दो तरीके का, रेड और येलो। तो रेड बोन मैरो, ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं इनके टर्मिनल पोर्शन पे, सॉफ्ट बोन जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। ये डायफाइसिस यहाँ पर प्रेजेंट होगा येलो बोन मैरो। ये एरिथ्रोपोइसिस करती हैं, रेड बोन मैरो। सॉफ्ट बोन है, स्पॉन्जी बोन है ये। तो गॉल ब्लैडर, किडनी, बोन मैरो, लंग्स। और फीटस में अगर पूछा जाएगा तो फीटस में यॉर्क सैक, सबसे पहले यॉर्क सैक में एरिथ्रोपोइसिस, फिर उसके बाद लिवर और स्प्लीन, और उसके बाद फिर फाइनली बोन मैरो में। तो 94 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज ए गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म विच इज नॉट ए टाइप ऑफ एलील। तो मल्टीपल एलिलिज्म यहाँ पर क्या होता है, एक जीन
इसके कई सारे एलील्स, जैसे आई जीन है तो इसके 2 से ज़्यादा एलील्स हैं, आई ए, आई बी और आई ओ, या इसी को बोल रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म हो गया ये, लेकिन ये मल्टीपल एलिलिज्म इंडिविजुअल में नहीं, पॉपुलेशन स्टडी जब की जाएगी तब दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही एलील्स पॉसिबल हैं। तो पॉपुलेशन स्टडी में ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा ब्लड ग्रुप जो है एबीओ ब्लड ग्रुप, ये कोडोमिनेंस के लिए भी एग्जाम्पल है, और कोडोमिनेंस के अलावा ये डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। अगर कोडोमिनेंस की बात की जाए तो कोडोमिनेंस यहाँ पर जब ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में ही है कोडोमिनेंस, और डोमिनेंस जैसे ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है, और जीनोटाइप यहाँ पर हो आई ए आई ओ, या फिर बी में आई बी और आई ओ, तो ये डोमिनेट होगा इस पर, ये वाला एलील इस पर डोमिनेंट। तो यहाँ पर आई ए आई बी आई ओ दिया हुआ है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। tRNA इज ऑल्सो नोन एज, तो tRNA का मॉडल, ये 2D मॉडल, ये क्लोवर लीफ मॉडल कहलाता है। इसमें 3 लूप्स हैं, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये हो गया यहाँ पर टी साई सी लूप, और ये वेरिएबल आर्म, ये एंटी कोडॉन लूप, और ये वाला है DHU लूप। तो ये एंजाइम बाइंडिंग साइट है, ये राइबोसोम बाइंडिंग लूप, ये एंजाइम बाइंडिंग लूप, और ये वाला यहाँ पर mRNA जो होगा उस पर जो कोडॉन्स प्रेजेंट है उसके लिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन्स होंगे, तो इसे बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। अमाइनो एसिड एक्सेप्ट होगा 3 प्राइम एंड पर। तो ये tRNA इज ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम पूछा गया, तो ये सॉल्युबल RNA भी कहलाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल स्टेट में, फ्री स्टेट में है, प्लस ये 1 मोलर NaCl में सॉल्युबल है, तो इसलिए इसको सॉल्युबल RNA भी बोलते हैं। इसके अलावा ये एडाप्टर रोल भी प्ले कर रहा है, अमाइनो एसिड्स को एक्सेप्ट करता है, तो एडाप्टर रोल भी प्ले कर रहा है। सॉल्युबल RNA यहाँ पर आंसर होगा। कैटालिटिक RNA, कैटालिटिक RNA होता है राइबोसोमल RNA। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये 23S राइबोसोमल RNA, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो 28S राइबोसोमल RNA कैटालिटिक रोल प्ले करेगा। कैटालिटिक के अलावा राइबोसोमल RNA जो होता है ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर में, मैसेंजर RNA, mRNA। क्वेश्चन नंबर 97, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज, तो शॉर्टर एंड मेटासेंट्रिक में ये दोनों बराबर होते हैं आर्म्स, तो इसे बोलते हैं आइसोब्रैकियल। ये हो गया मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर जो होगा बीचों बीच में होगा, दोनों आर्म्स बराबर, ब्रैकियल मतलब आर्म्स। और सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, एक काफ़ी बड़ी और एक उससे थोड़ी छोटी, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में ये टर्मिनल पोजीशन पर होगा सेंट्रोमियर, तो इसको बोला जाएगा टीलोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक अगर ये टर्मिनल से थोड़ा पहले हो तो इसको बोला जाएगा एक्रोसेंट्रिक। और इसी के बेसिस पर जब एनाफेज में मूव करेगा तो ये वी शेप होगा, ये एल शेप होगा, ये जे शेप, ये आई शेप होगा, और ये वाला जे शेप। तो यहाँ पर पूछा गया शॉर्टर आर्म को क्या बोलेंगे, तो शॉर्टर आर्म जो होती है इसको बोलते हैं पी आर्म। पी इज फॉर पेटेट, पेटेट का मतलब होता है स्मॉल, और अल्फाबेटिकली क्यू बड़ा, तो इसको बोला जाएगा क्यू आर्म। तो पी आर्म एंड क्यू आर्म, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म रिस्पेक्टिवली पूछा गया है, तो पी आर्म एंड क्यू आर्म आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। When we homogenize any tissue in an acid, the soluble pool represents, तो soluble pool ये रफली रिप्रेजेंट करेगा साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को,
क्योंकि इसमें प्रेजेंट है मेटाबोलाइट्स, सिंपल मेटाबोलाइट्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, जैसे सुगर्स हो गई, मोनोसेक्राइड्स वगैरह, अमाइनो एसिड्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, आयंस हो गए, मतलब ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। और जो बाकी जो होगा वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्लस ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन्स जो हैं। तो ये रफली रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, साइटोप्लाज्म। क्योंकि दो तरीके के सेगमेंट्स बनते हैं अगर इसको ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड किया जाए, CCl3 COOH, लिविंग टिश्यू को लेकर के। पहला वाला जो होगा, जो ऊपरी चीज क्लॉथ से इसको फिल्टर करते हैं, जो ऊपर रह जाएगा वो कहलाएगा रिटेंटेट, और ये बनाता है एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल। और दूसरा वाला होगा फिल्ट्रेट, ये हो गया एसिड सॉल्युबल पूल। तो यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, सेलेक्ट द टाइप ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो स्टेज होती है अप टू 8 वीक्स तक, प्रेगनेंसी के बाद अप टू 8 वीक्स। तो यहाँ पर जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज शुरू होती है, डॉटर सेल्स जो बनेंगी उनको ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं ये अप 8 to 16 ब्लास्टोमियर जो स्टेज होती है इसे बोलते हैं मारुला। सॉलिड होता है ये, मलबरी शेप होता है। और इसके बाद मारुला के बाद आती है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। ये दो लेयर हैं यहाँ पर, आउटर वाली ट्रोफोब्लास्ट, और ये हो गया यहाँ पर इनर सेल मास, ये स्टेम सेल्स का बना होता है। और ये वाली जो एक कैविटी है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। और इसके बाद फिर आता है गैस्ट्रुला स्टेज। तो ये एम्ब्रियो की स्टेजेस हैं जिसमें गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये सारे किसके हैं, ये एम्ब्रियो के स्टेजेस हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। Condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reason. These are effective barriers. तो ये प्रिवेंट करते हैं फिजिकल मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स की फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट करते हैं। मेल कॉन्डोम्स भी हैं, फीमेल कॉन्डोम्स भी हैं। फीमेल कॉन्डोम्स को बोलते हैं फेमिडोम्स। इसके अलावा और बैरियर मेथड्स भी हैं फीमेल के लिए भी, जैसे वॉल्ट्स, सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम। ये वाले होते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं, सर्विक्स पर फिट किए जाएंगे और ये यूज करने के बाद डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। तो दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसेमाइनेशन। ठीक है, इंसेमाइनेशन को रोकेंगे। दे डू नॉट इंटरफियर विद क्वाइटल एक्ट्स, क्वाइटल एक्ट्स के साथ ये इंटरफियर नहीं करते हैं। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीआईज। और ये एडेड इनका एडवांटेज ये है कि एसटीआई के अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नॉट 100% इफेक्टिव बट इफेक्टिव हैं ये। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। 100 is 4. Now we move to other question, question number 101st.
Who amongst the following scientists had no contribution in the development of the double helix model for the structure of DNA? तो रोजालिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किन, आर्विन चरगॉफ एंड मेसेल्सन एंड स्टाल। तो यहाँ पे आंसर होगा मेसेल्सन एंड स्टाल। इनका कंट्रीब्यूशन था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव करने में, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन वाज यूज्ड N15। इसके अलावा यहाँ पर यूज किया गया था ई कोलाई को, और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज किया गया था। आर्विन चरगाफ, इन्होंने चरगाफ्स रूल दिया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। प्यूरिन्स इज इक्वल टू पिरिमिडीन्स, A+G इज इक्वल टू T+C। मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, जिसकी वजह से हेल्प मिली थी डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने में। तो 1, 2 और 3 सही है, फोर्थ यहाँ पर इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स? रेगुलेटरी प्रोटीन्स, they only increase expression, they only decrease expression, they interact with RNA polymerase but do not affect the expression, they can act both as activators and as repressors। तो यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ, रिप्रेसर्स। रिप्रेसर्स मतलब उसका जो एक्सप्रेशन होगा उसको ये सप्रेस करेगा, और एक्टिवेटर्स जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं, ये बाइंड करते हैं ऑपरेटर या प्रोमोटर से। और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को ये प्रभावित करते हैं। तो आंसर हुआ यहाँ पर 102 का फोर्थ। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द एमआरएनए फर्स्ट बाइंड्स टू, तो एमआरएनए सबसे पहले जुड़ेगा, इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। इसके बाद फिर यहाँ पर लार्जर सब यूनिट आती है, ये साइट्स प्रोवाइड करेगी ई, पी और ए। और अगर पूछा जाए कि ट्रांसलेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप होगा यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, अमाइनो एसिड प्लस एटीपी प्लस एंजाइम, ये मिलकर के बनाते हैं कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड। एटीपी में 2 फॉस्फेट जो हाई एनर्जी बॉन्ड से वो रिलीज हो जाएंगे, एएमपी बचेगा, और एंजाइम, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। अब ये इसके साथ नेक्स्ट स्टेप होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है अमाइनो एसिड और एएमपी और एंजाइम का, इसमें आकर के जुड़ेगा टीआरएनए, और टीआरएनए फिर अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट कर लेगा और एएमपी और एंजाइम्स यहाँ से अलग हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो पहला स्टेप ये है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ये नहीं लिया हुआ है तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और अगर ट्रांसलेशन के लिए तीसरा पूछा जाएगा तो होगा स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़ता है, उसके बाद फिर ये शुरू होगा। तो आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। A person with sickle cell trait is more prone to malaria, more prone to typhoid, less prone to malaria, less prone to typhoid। तो सिकल सेल ट्रेट की बात हो रही है, HbA ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन हुआ। सिकल सेल में क्या हो जाता है, यहाँ पर 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। तो ये यहाँ पर सिकल सेल की अगर बात करें, सिकल सेल एनीमिया की, तो HbS से रिप्रेजेंट होगा। और अगर ट्रेट की बात की जाए तो HbS और HbA, ये हो गया ट्रेट। ये भी सिकलिंग शो कर सकता है, लेकिन ये सिकलिंग शो करता है ऑक्सीजन स्ट्रेस की कंडीशन में।
तो जब प्लाज्मोडियम इसको इन्फेक्ट करेगा, जिसमें ये है HBS और HBA वाला केस, जब इसमें प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करेगा तो फिर इसका फर्दर डेवलपमेंट जो होता है वो रुक जाता है। देयर इज़ नो फर्दर डेवलपमेंट। और फर्दर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन स्ट्रेस की कंडीशन होगी, RBC की सिकलिंग हो जाएगी। सिकलिंग की वजह से प्लाज्मोडियम का फिर आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मलेरिया का इन्फेक्शन इनको कम होगा, तो लेस प्रोन टू मलेरिया। ये यहाँ पर आंसर सही है, 104 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म? तो एनाबीना नॉस्टॉक, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट, थिक वॉल्ड होती है, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर एनाबीना और नॉस्टॉक हो गए। एजोटोबैक्टर जो होता है ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और सूडोमोनास, सूडोमोनास क्या है ये? इसका यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल नहीं है, तो यहाँ पर एनाबीना नॉस्टॉक एजोटोबैक्टर हो गया, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सिंग में सूडोमोनास। 105 is 4. Now we move to another question. Question number 106. While isolating DNA from bacteria, which of the following enzymes is not required? तो DNA को अगर बैक्टीरिया से आइसोलेट करना है तो पहले बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगी लाइसोजाइम की मदद। सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा, फिर जब DNA तक पहुंचेंगे तो वहां पर और भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, तो RNA के लिए हो गया राइबोन्यूक्लियस, और प्रोटीएज ये प्रोटीन के लिए हो गया। लेकिन अगर ये वाला एंजाइम यूज़ करोगे तो ये DNA को ही डाइजेस्ट कर देगा, तो DNA हमें चाहिए प्योर फॉर्म में आइसोलेट करना है, तो इसलिए ये वाला एंजाइम नहीं होगा, लाइसोजाइम होगा, राइबोन्यूक्लियस होगा, प्रोटीएज होगा, लाइपेज वगैरह होंगे। Now question number 107. Which of the following should be chosen for best yield if one were to produce a recombinant protein in large amount? तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बायोरिएक्टर्स की। बायोरिएक्टर्स में स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर्स, स्पार्स टैंक बायोरिएक्टर्स, तो स्टेयरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स ही हैं ये भी। तो स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर विदाउट इनलेट्स एंड आउटलेट्स, अगर इनलेट नहीं और आउटलेट नहीं है तो यहाँ पर रॉ मटेरियल और नहीं ऐड किया जा सकता है, और आउटलेट नहीं है तो प्रोडक्ट का रिमूवल भी नहीं हो पाएगा। और कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम, कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम में प्रोडक्ट्स को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं और रॉ मटेरियल भी ऐड किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये हमेशा एक्सपोनेंशियल फेज में ही रहेगा। तो मैक्सिमम यील्ड जो होगी वो कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम से होगी, तो 107 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108. Given below are two statements. Cleistogamous flowers are invariably autogamous. Cleistogamous invariably autogamous. तो ये क्या है? ये closed flowers which do not open at all. और जब इनमें ब्लूमिंग ही नहीं होगी, हमेशा क्लोज ही रहेंगे, तो ये हमेशा ऑटोगेमी ही शो करते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है? एश्योर्ड सीड सेट फॉर्मेशन इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, सीड का फॉर्मेशन सुनिश्चित है अगर पॉलिनेटर्स नहीं है तब भी। तो क्लीस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज भी है क्योंकि चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, तो आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109. Identify the incorrect statement related to pollination. तो pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Pollinating agents जो होते हैं इनमें से एनिमल के द्वारा pollination सबसे ज़्यादा कॉमन है, बायोटिक pollination, और बायोटिक में भी बीज,
मोस्ट कॉमन। उसके बाद फिर एबायोटिक पॉलिनेटर्स, और एबायोटिक पॉलिनेटर्स में कौन से हैं? विंड, मोर कॉमन, तो ये सही है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, ये भी सही है। फ्लाइज और बीटल्स जो हैं ये गंदी स्मेल से आकर्षित होते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी सही है। दिस इज लिमिटेड ओनली टू 30 जेनरा, और इसमें भी मोस्टली कैसे? मोनोकॉट्स। Moths and butterflies are the most dominant pollinating agents among insects, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये bees होती हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। Now we move to other question, question number 110. Which part of the ovule stores reserve food material? तो ये पार्ट कौन सा होगा? न्यूसेलस। ये इंटेगुमेंट्स के अंदर एम्ब्रियो सैक, और ये पूरा एम्ब्रियो सैक के बाहर जो भी है ये एम्ब्रियो सैक हो गया, सेंट्रल सेल, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, और इसके बाहर जो भी कुछ है वो सब न्यूसेलस, तो आंसर होगा न्यूसेलस। ये स्पोरोफिटिक है, 2n है। फ्यूनिकल ये स्टॉक हो गया, ये हाइलम जहाँ पर फ्यूनिकल बॉडी से जुड़ेगा, और ये इंटेगुमेंट्स, और इसके बाहर ये सब ये न्यूसेलस। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन एंड ग्लूकागॉन। तो एपिनेफ्रिन क्या हो गया? एड्रिनालिन और एपिनेफ्रिन ये इमरजेंसी हार्मोन्स। थायरॉक्सिन ये बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करेगा। ऑक्सीटोसिन ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, पार्चुरेशन के में हेल्प करेंगे। ग्लूकागॉन ये हो गया हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, पैंक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो अल्फा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, ये ग्लूकागॉन। तो आंसर हुआ ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, सी इज सेकंड, डी इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट्स आपको बताने। एथ्रोपाइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाई जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स ऑफ द किडनी, तो जेजी सेल्स ये क्या प्रोड्यूस करेंगी? ये किडनी से प्रोड्यूस होगा, जेजी सेल से एथ्रोपोइटिन। एथ्रोपोइटिन एरेथ्रोपोइसिस में हेल्प करेगा, आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, सही है। लेडिक सेल्स ये एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करती हैं, ये भी सही है। एंड्रोजेंस क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन्स हैं, इसमें मेन होता है टेस्टोस्टेरोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स, एलएच और एफएसएच। एलएच मेल में जाकर के ऐड करता है लेडिक सेल्स पर, और एफएसएच जाते हैं सर्टोली सेल्स पर। ये फैक्टर्स रिलीज करते हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा। एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर है, पेप्टाइड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। तो ये एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर ये तो सही है, सिक्रेटेड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कहाँ से आएगा? एट्रिया से। एट्रिया कहाँ होगा? हार्ट में, तो ये गलत। कोलिसिस्टोकाइनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय जीआईटी, तो कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन पूरा नाम है इसका, सीसी के पीजेड से लिखते हैं, और ये गॉल ब्लैडर को भी और पैंक्रियाज को दोनों को स्टिमुलेट करता है, तो प्रोड्यूस बाय जीआईटी ये सही दिया हुआ है। गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजन, तो ये इंटेस्टाइन वॉल नहीं, गैस्ट्रिन ये किस पे? गैस्टर क्या है? स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसको स्टिमुलेट करेगा पेप्सिनोजन के लिए, तो ये भी गलत हो गया। सी और ई यहाँ पर गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स पूछे गए। थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, श्वान सेल्स, माइलिन शीथ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, न्यूरोट्रांसमीटर, रेटाइना। तो श्वान सेल्स क्या है? ये माइलिन शीथ
फॉर्म करते हैं, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेंगे। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब यहाँ पर सिनेप्सिस जब होगी, एक नर्व का जो एक्सॉन का टर्मिनल होगा, नॉब सिनेप्टिक नॉब, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर रिसेप्टर्स हो गए। एक्शन पोटेंशियल जब पहुंचेगा तो ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएंगे, इससे फ्यूज हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, ये इससे बाइंड करेंगे, और इसके बाद फिर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या इनिबिट होगा, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर से। तो सिनेप्टिक नॉब, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर भरे हुए हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स में। बाइपोलर न्यूरॉन्स ये कहाँ होते हैं, ये रेटाइना में। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ये होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, मैच लिस्ट 1 with list 2, लिम्बिक सिस्टम, अरेक्नॉइड, कॉर्पस कैलोसम एंड हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, सैटाइटी सेंटर होता है, हंगर सेंटर होता है, थर्स्ट सेंटर होता है, और ये लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के इमोशनल ब्रेन का भी काम करता है, इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, इसमें ये जो ट्रैक्ट होता है वाइट फाइबर्स का, इसको बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। तो ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, ये माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड यहाँ पर ये क्रेनियल मैनेंजेस, स्कल में तीन, ब्रेन में तीन मैनेंजेस हैं, स्कल से जो चिपकी हुई मेम्ब्रेन मैनेंजेस होती है उसे बोलते हैं ड्यूरा मैटर, इसके नीचे होता है फिर अरेक्नॉइड, और जो ब्रेन से चिपकी हुई लेयर होती है उसे बोलते हैं पाया मैटर। और लिम्बिक सिस्टम ये इसका पार्ट है, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस के साथ इमोशंस को कंट्रोल करती है। तो ए का आंसर हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का सेकंड, और डी इज फर्स्ट। आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन ए पॉपुलेशन इज। तो फाउंडर इफेक्ट मतलब यहाँ पर एक लैंड है, इससे आइसोलेटेड लैंड, यहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स जो थे वो माइग्रेट करके यहाँ पर चले गए, तो ये जब यहाँ पर पॉपुलेशन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके फाउंडर मेंबर्स हो जाएंगे, इसी को बोला जाएगा फाउंडर इफेक्ट, और ये चांस इवेंट पे बेस्ड होगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 115 इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, 116 में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा होगा, माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. Nuclear pores act as passages for proteins and RNA molecules in both directions between nucleus and cytoplasm. Mature sieve tube element possesses a conspicuous nucleus and usual cytoplasm organelle. तो sieve tube और companion cells ये यहाँ पर परफोरेटेड एंड वॉल्स होंगी, सी प्लेट्स बोलेंगे, यहाँ पर ये कंपेनियन सेल। तो यहाँ पर सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बाकी के ऑर्गेनेल्स भी मैच्योरिटी पर एब्सेंट। तो ये जो कंपेनियन सेल है ये इसकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, और प्लस में ये कंपेनियन सेल का फंक्शन होता है इसमें प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन रखना। तो कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल ऑर्गेनेल ये गलत दिया हुआ है, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट होगा। 116 का आंसर हुआ फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117,
Given below are two statements. Mitochondria and chloroplasts are both double membrane bound organelles. Inner membrane of mitochondria is totally impermeable as compared to chloroplast. तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पोरेंस. क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट में भी पोरेंस प्रेजेंट है. इनर मेम्ब्रेन दोनों में ही कैसी होगी, सेलेक्टिवली परमेबल. तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टोटली इम्परमेबल, तो ये गलत है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये सही है. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 118. Given below are two statements. The ground substance of bone is solid, pliable and resist compression. Solid है, pliable है और compression को resist करता है. तो ये pliable नहीं है. Pliable का मतलब हो गया flexible. Bone कैसी होती है, non pliable है. तो ये हुई non pliable. Pliable क्या होगा, cartilage. The bone marrow of all bones is site of production of blood cells. तो bone marrow of all bones गलत है. तो यहाँ पर लॉन्ग बोन्स होंगी और कुछ फ्लैट बोन्स, जहाँ पर बोन मैरो जो है प्रोडक्शन का काम करेगा. तो फ्लैट बोन्स में कौन सी, जैसे स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गई, ये बोन्स. तो ये गलत हो गया ऑल बोन्स की वजह से. प्लाइबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, ये भी गलत है, नॉन प्लाइबल होना चाहिए था. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 119. Match list 1 with list 2. Emphysema. Emphysema, alveolar walls are damaged and respiratory surfaces decreased. Mostly किससे related है, cigarette smoking से. आंसर होगा सेकेंड इसका. एस्बेस्टोसिस. एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं और ये रिलेटेड है सीरियस लंग डैमेज से. फाइब्रोसिस वगैरह हो जाएगी यहाँ पर. अस्थमा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये एलर्जिक कंडीशन है, मास्ट सेल से एसोसिएटेड है. मास्ट सेल्स जो केमिकल्स रिलीज करती हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, इसमें से हिस्टामिन ये इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज करता है. फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस इज प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू. आंसर होगा यहाँ पर सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 120. In human the process of respiration involves the following steps. तो सबसे पहले यहाँ पर होगा ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, गैसेस का इनहेल या एक्सलेशन. उसके बाद फिर यहाँ पर होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. एल्वियोलस में जब एयर आएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40, और इसके बाद फिर ये डिफ्यूजन होगा ब्लड में. यहाँ पर ये 40 ऑक्सीजन का है और 45 CO2 का. तो 45 से ये 40 की तरफ और 104 से 40 ऑक्सीजन आएगी. इसके बाद फिर ये ट्रांसपोर्ट के बाद फिर जब यहाँ पर ये टिश्यूज़ में पहुँचेगा तो टिश्यूज़ में जो एपिथेलियल सेल्स वगैरह हैं ये ऑक्सीजन को यहाँ से ब्लड से इनटेक करेंगी. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ होगा. तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये स्टेप. इसके बाद फिर यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज और फाइनली फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस. तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ. सो आई हैव कवर्ड माय पोर्शन. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क. बहुत थोड़ा टाइम रह गया है और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी. बेस्ट ऑफ लक. कीप स्टडिंग. क्वेश्चन नंबर 121. मैच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विद देयर फंक्शन. बेटा डिसेंडिंग लिम्ब हेनले लूप का जो होता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है और जो पीसीटी होती है उसमें वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है.
और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट मतलब Na का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो 121 करेक्ट मैचिंग हो जाएगी ऑप्शन ए मैच विद सेकंड, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 122, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो अपने पास जरा फिर एक बार करेक्ट मैचिंग को देखा जाए तो साहब हम लोग जानते हैं बेटा कि एडेनिन प्यूरिन होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, काइटिन कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, कोडीन एल्कोलाइड जैसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती है। तो देखें 122 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 123, एमिनो एसिड हैज ए प्रॉपर्टी, amino acid have property of ionizable nature of the NH2 and COH group, hence different structure different pH। तो हम लोगों ने देखा है अलग अलग pH पर एमिनो एसिड पर रखने पर उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसी केस में आपने ज्यूटर आयन की कंडीशन को देखा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, बट सेकेंड इज देखें भाई, एमिनो एसिड कैन एग्जिस्ट ओनली ज्यूटर आयन फ्रॉम एसिडिक एंड बेसिक। ज्यूटर आयन की कंडीशन बेटा न्यूट्रल पीएच पर देखने को मिलती है, न्यूट्रल पीएच पर देखने को मिलती है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पर देखने को मिलती है, यहाँ डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलता है। ये एसिडिक और बेसिक पीएच पर नहीं, एंड बेसिक पीएच नहीं, न्यूट्रल पीएच पर देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 123 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 124, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगोस फ्यू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। हम लोगों ने अगर बात करी थी रीजन ऑफ मैच्योरेशन की कंडीशन पर, वहां आपने देखा था सेल वॉल मॉडिफिकेशन देखने को मिला था, प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन देखने को मिला था। अगर आप जाइलम के किसी कंपोनेंट को याद करें, वो अर्ली स्टेज में अलग था और मैच्योर होने पर अलग हो जाता था, सेल वॉल चेंज होती दिखाई पड़ती थी और प्रोटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन भी दिखाई पड़ता था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। Heterophilous development due to environment is occurs in buttercup, yes। प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल को आपने याद लिखा था और इन्वायरमेंटल हीट्रोफिली हमें बटरकप रेननकुलस में देखने को मिली थी और डेवलपमेंटल हीट्रोफिली हमें लेयर किस्कर कोरिएंडर और कॉटन में देखने को मिली थी। तो 124 बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए 125, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। फिर एक बार दो स्टेटमेंट की बात करी गई है और देखें कौन सा स्टेटमेंट सही है। सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट इज साइटोप्लाज्म द प्राइमरी oocyte। बेटा सेकेंडरी oocyte के पास प्राइमरी oocyte से ज्यादा न्यूट्रिएंट मटेरियल रखना होता है, क्योंकि आगे की जिंदगी बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन तक का सफर सेकेंडरी oocyte को करना होता है, इसलिए उसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके रखना होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। द मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसल सेल्स आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी फॉलिकल देन प्राइमरी फॉलिकल। यस बेटा सेकेंडरी फॉलिकल्स में मोर ग्रेनुलोसल लेयर होती हैं और थीका लेयर बनना शुरू हो जाती है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो फर्दर 125 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें फॉर द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, फॉर द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है तो मेल और फीमेल में क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिलेंगी। फिर याद रखना है कि सेक्स लिंक्ड डिसीज का केस है मेल भी डिसीज आर नॉर्मल। अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होगी तो भाई जो मेल है वो डिसीज्ड और नॉर्मल हो सकता है, मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। फीमेल ही केवल कैरियर देखने को मिलती हैं, मेल कभी कैरियर नहीं हो सकती, लेकिन फीमेल कैरियर और नॉर्मल दोनों हो सकती हैं और फीमेल डिसीज्ड भी हो सकती हैं। तो 126 याद रखना है, हम लोगों ने बार बार पढ़ा,
फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम थे, जिसके कारण बेटा वहां पॉसिबिलिटी कैरियर की बनी थी, मेल कभी कैरियर नहीं हो सकते। 126 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी। तो 126 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए 127, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब्ड बाई। तो टेंडेंसी हो पॉपुलेशन की जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रखने में, और उसे आप डिस्टर्ब कर सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी के कारण। तो भैया हम लोगों ने देखा था कि लैक ऑफ म्यूटेशन की बात, म्यूटेशन तो उसे करता था, लैक ऑफ माइग्रेशन भी करता था, रैंडम मेटिंग होती थी तो नहीं होता था। अगर इसे हटा देंगे तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 127 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। आप जेनेटिक इक्विलिब्रियम हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल को इफेक्ट करने वाले, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाले उन 5 फैक्टर को देखें, वहां लैक की गुंजाइश नहीं है। तो गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, बेटा जब फर्स्ट और सेकंड को देखें तो बेटा जो पहला फिगर है ये राइबोस को रिप्रेजेंट करता है, ये राइबोस को रिप्रेजेंट करता है, 5C शुगर है, सेकंड कार्बन पर OH लगा हुआ है, यहां से आपने पहचान लिया। तो बेटा ये जेनेटिक मटेरियल का कंपोनेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये कोलेस्ट्रॉल है, और ये यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 128 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। 129 की बात करें, देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का सही है। तो हम लोगों ने बार बार पढ़ा है बेटा, ऑरिजिन सिमिलर हो फंक्शन डिसिमिलर हो, ऑरिजिन सिमिलर हो और फंक्शन डिसिमिलर हो, ऐसे आर्गन को होमोलोगस आर्गन ये शो करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ऑरिजिन डिसिमिलर हो फंक्शन सिमिलर हो, ये हैं एनालोगस आर्गन, ये करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो अब आप अगर इन एग्जाम्पल को याद रखते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, दोनों की ऑरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। और 4 लिम्ब वर्टिब्रेट के ऑरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफर है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे। तो 129 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। बाकी आप एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट अगेंस्ट लिखा गया है। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन ल्यूटल फेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, बेटा ल्यूटल फेस जो लास्ट फेस है, इस फेस में कोई फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं होता। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ग्राफ आपको मालूम है तो इस स्टेज में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का लेवल कम हो जाता है। तो 130 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। 131 की बात करें जरा, 131 की बात करें तो सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो बेटा माइक्रोस्पोरम फंजाई होती है, माइक्रोस्पोरम फंजाई है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ है, और वाउचेरिया मलाई नीमेटोड है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया है। सब आमने सामने की मैचिंग हो गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें पैथोफिजियोलॉजी इज, बेटा जो पैथोफिजियोलॉजी है, किसी भी पैथोजन की फंक्शनिंग को अगर आपको पता करना है, पैथोजन की फंक्शनिंग को पता करना है जिसके कारण होस्ट की फिजियोलॉजी अल्टर हुई है, इसकी स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं। जो पैथोजन आपकी बॉडी में पहुंचकर, बेटा जो पैथोजन आपकी बॉडी में पहुंचकर होस्ट की बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज करता है अपने एक्शन के कारण, इसकी स्टडी को पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे। 132 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा कॉकरोच के रेफरेंस में सारी चीजों को मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो फैलोमेयर बेटा कॉकरोच में पाए जाने वाला एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, वो ओवरियोल बनाता है चैन ऑफ ओवा, स्पर्मेटोफोर बंडल ऑफ स्पर्म होता है, और गोनोफोर बनता है ओपनिंग ऑफ एजिकुलेटरी डक्ट से। तो 133 करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन
सेकेंड। 134 देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जरा इसे ध्यान से देखें। और करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो भाई एडीएच एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्जन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। और एल्डोस्टेरॉन वाटर साल्ट रिटेंशन में मदद करता है। एएनएफ वैसोडाइलेटर है, रास मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है। रेनिन कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, डायलेशन का नहीं। सो करेक्ट मैच इज ऑप्शन सेकंड। 134 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, फिर एक बार जरा दो स्टेटमेंट की बात करें और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। In case of plant or microbe, term morphology species means only study of external form और feature. Yes, external form और feature की स्टडी को morphology कहेंगे और internal form feature की स्टडी को आप anatomy कहेंगे। दोनों बातें हो गई सही, तो 135 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 136। इन क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब आप जरा ध्यान से देखें, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूब लाइक सेल है, कॉम्पैक्ट होती, लिटिल मैट्रिक्स पाया जाता, इट इज ट्रू। सलेवरी ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, तो भैया सलेवरी ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड बेटा हार्मोन नहीं एंजाइम निकालती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें टिश्यू कल्चर 137। टिश्यू कल्चर टेक्निक कैन प्रोड्यूस इनफिनाइट नंबर ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम स्मॉल पेरेंटल टिश्यूज। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्निक इज रेजिंग। बेटा टिश्यू कल्चर का यूज किस पर्पस के लिए किया था? जो आपने जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए हैं या बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिज्म बनाए थे, वैसी ही कॉपी तैयार हो, उनमें कोई भी चेंज ना हो, तो जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन बनाने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। तो 137 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। और इस टिश्यू कल्चर में जिस सैंपल का यूज करते हैं बेटा, इसे हम लोगों ने एक्सप्लांट कहा था। और एक्सप्लांट वो होते हैं जिनमें टोटीपोटेंट सेल पाई जाती है, और ज्यादातर इस केस में हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल का यूज करते हैं। तो 137 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप। आप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप क्यों बनाना चाहते हैं? हर्बिसाइड पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए या डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए? हर्बिसाइड की डिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? तो आपने हर्बिसाइड दिए इंसेक्ट पेस्ट से लड़ने के लिए, उन प्लांट को ही दे दिए जिससे बाहर से आपकी डिपेंडेंसी हर्बिसाइड पर खत्म हो गई, और इससे पॉल्यूशन भी कॉज नहीं होगा। तो 138 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। इनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड, ऐसी बात भी नहीं है, इको हमें यूज ही नहीं करना है हर्बिसाइड को खुद ही पावर दे दी गई है जीएम क्रॉप को। एलिमिनेट वीट फ्रॉम द फील्ड विदाउट यूज ऑफ मैनुअल लेबर, नहीं भाई, एलिमिनेट वीट फ्रॉम द वीट विदाउट यूज ऑफ हर्बिसाइड किसी की जरूरत ही नहीं। तो 138 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड वेक्टर इंट्रोड्यूसिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। बेटा ह्यूमन लिम्फोसाइट तक पहुंचाने के लिए आपने कौन से वेक्टर का यूज किया था? और हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन लिम्फोसाइट ह्यूमन रिलेटेड है और ह्यूमन बिलोंग करता है एनिमल में, और एनिमल में पहुंचाने के लिए आपने रेट्रोवायरस का यूज किया था, और प्लांट में पहुंचाने के लिए आपने एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस का यूज किया था। तो 139 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट मूव ऑन द मूवमेंट ऑफ द एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो डीएनए का फ्रेगमेंट है उसका मूवमेंट कैसा होता है? तो हम लोगों ने देखा कि भाई जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्लेट ली है आपने, जहां भरा है तो छोटा सेगमेंट दूर वाले इंड पर चला जाता है, बड़ा सेगमेंट पहले लग जाता। अब देखें भाई, तो स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज और फर्दर इन मूव, जो छोटा साइज का डीएनए होता है वो दूर पहुंच जाता है, जो बड़ा वाला है वो पास में रह जाता है। तो याद रखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने
डीएनए को सेपरेट किया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला है, और एक जो जेल आपने यूज किया उसे एग्रोस जेल का, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, डीएनए निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव एनोड की ओर मूव करता है। तो 140 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल? तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कैंसरस सेल की नहीं होती? तो हम लोगों ने एक ही फिनोमेना पढ़ा है, कांटेक्ट इनहिबिशन, और नॉर्मल सेल कांटेक्ट इनहिबिशन शो करती है, कैंसरस सेल कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं शो करती। तो 141 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? बेटा इनमें से कौन सा बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग उन रिपीटेड सीक्वेंस का यूज करते हैं जो सैटेलाइट डीएनए पर पाए जाते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए एलेक्स जेफरी को याद रखते हैं, एलेक्स जेफरी को याद रखा जाता है। इट इज रिलेटेड टू प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine, नहीं। इट इज अ डिफरेंस डीएनए इक्विवेलेंट, नहीं। इट इज अ रिलेटिव ऑफ डीएनए, नहीं। और इसमें हम लोग यूज करते हैं रिपीटेड सीक्वेंस का। तो 142 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, फिर एक बार जरा इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करेंगे। चले, तो टैक्सोप्लाज्मा पैरासाइट है, एचआईवी पैरासाइट है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा पैरासाइट पैथाजिन दोनों है, और सल्मोनेला टाइफी भी पैथाजिन भी है, पैरासाइट बोथ है, ये केवल पैथाजिन नहीं है। तो इनकरेक्ट मैच इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, फिर आप एक बार इनकरेक्ट मैच को जरा सेलेक्ट करें। तो सेलुलर लेवल यू स्पॉन्जिया मतलब पोरीफेरा में देखने को मिलती है, टिश्यू लेवल प्लूरोब्रांकिया टीनोफोरा में देखने को मिलती है, आर्गन सिस्टम सारी फॉल्स फिशेस में नहीं मिलता। आपने फॉल्स फिशेस में जेली फिश लिखा है, और जेली फिश में जेली फिश आती है सीलन ट्रेटा में, और सीलन ट्रेटा में आर्गन सिस्टम नहीं मिलता। लेकिन हॉर्स क्लास मेमेलिया का मेंबर है, मेमोरी ग्लैंड रखेंगे। तो इनकरेक्ट मैच 144 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 145 फर्दर करेक्ट ऑप्शन को देखें, इनकरेक्ट ऑप्शन को देखें। एनिमल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यस सेल का शेप फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। फंक्शन ऑफ सिलिएटेड इट्स मूव पार्टिकुलर ओनली इन रैंडम डायरेक्शन, बस बेटा यही गलत हो गई, रैंडम डायरेक्शन में नहीं जाता बेटा, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराती है, यही बात हो गई गलत। तो कोलेजन इलास्टिक फाइबर टाइप ऑफ फाइबर होते हैं, इट इज टू। न्यूरोग्लिया सेल न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने वाली सेल होती है, बिल्कुल सही। तो 145 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन के लिए कौन सी मैचिंग करेक्ट है? तो पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल में 8 सेल नहीं पाई जाती हैं बेटा, 6 सेल पाई जाती हैं, एक में 4 सेल, एक में 2 सेल। यहां मिल गई कॉक्सल ग्लैंड, यहां मिल गई स्केपुला और क्लेविकल, स्केपुला भी 2, क्लेविकल भी 2। तो पहला मोर्चा हो गया गलत। ह्यूमरस और फीवर बेटा 2 हाथ 2 पैर है, इसलिए 3 नहीं, टोटल 4 देखने को मिलेगी। सैक्रम और कॉक्सल जो होती हैं बेटा ये अनपेयर्ड हैं, 1 + 1 होंगी, तो ये टोटल 2 हो गई। लेकिन फॉल्स रीफ और फ्लोटिंग रीफ का नंबर 10 होता है, एक 3 पेयर है और एक 2 पेयर है, तो टोटल हो गई 10। तो हमसे पूछा क्या गया है कि केवल करेक्ट मैच को सिलेक्ट करें, तो बेटा करेक्ट मैच तो केवल ओनली डी है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, फिर एक बार इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करें, इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करें। तो देखिए भाई, स्टेमन ए एंड्रूसियम मतलब स्टेमन, सी मतलब करोला मतलब पेटल, यहां 2 डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेज का इन्वाइटेशन देखने को मिल रहा है, इसे आप ईपी पेटलस कंडीशन कहते हैं, सोलेनेसी में देखने को मिलेगी। यहां पर भी स्टेमन अटैच विद पेरियंथ और टेपल, इसे आपने इपीफिलस कहा था, ये भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। सेम फ्लावर अपेंडेजेस अगर ब्रैकेट में होगा तो ये सेम फ्लोरल पार्ट का अपेंडेजेस है, और यहां पर भी ब्रैकेट है और आपने यहां 2 डिफरेंट अपेंडेजेस
आर यूनाइटेड। अब यूनाइटेड तो है पर यहां डिफरेंट नहीं है, सी मतलब पेटल, सारी पेटल फ्यूज है। तो 147 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फिर एक बार जरा इनकरेक्ट मैच को देखें। फाइलोक्लेड स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फूड, स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फोटोसिंथेसिस का फाइलोक्लेड यूफोर्बिया में मिलता है, अपुंसिया में मिलता है, अपुंसिया में फ्लैटेंड है और यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल होता है। लीप पीटियोल मॉडिफिकेशन अगर है तो इसे फाइलोट कहेंगे, और ये फाइलोट कंडीशन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में मिलती है। बट स्टेम नोड स्टेम मॉडिफाइड इन टेंड्रिल, बेटा स्टेराइल स्टेमन को स्टेम नोड कहते हैं, स्टेराइल स्टेमन को स्टेम नोड कहते हैं, और बेटा ये कैसिया में देखने को मिलता है। तो फर्दर इनकरेक्ट करेक्ट ऑप्शन 148 इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो ऑल मेंबर आर एक्वाटिक, तो आप फिशेस से लेकर मैमल्स तक जाएं, सारे मेंबर एक्वाटिक नहीं मिले। ऑल मेंबर आर टेरेस्ट्रियल, तो सारे मेंबर भी टेरेस्ट्रियल नहीं मिले। देयर मेंबर आर फ्रेश वाटर, मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल, तो हमने तीनों हैबिटेट में सरवाइव करने वाले मेंबर कॉर्डेट में देखे। इन ऑल मेंबर डेवलपमेंट आर डायरेक्ट टाइप, सारे मेंबर में क्या डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का मिला था? क्या सारे मेंबर में डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का मिला था? इस पर आप जरा ध्यान लगा के फोकस करें। तो भैया सारे मेंबर फ्रेश वाटर भी मिले, मैराइन और टेरेस्ट्रियल सब मिले, लेकिन बेटा सब में डायरेक्ट टाइप का नहीं मिला। अगर आपको एम्फीबियंस के केस में फ्रॉग याद है तो फ्रॉग का लार्वा टैडपोल मिला था। तो 149 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें 150, और 150 का केस है फिर से सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो मेंबर ऑफ क्लास मैमेलिया एक्सक्लूसिव मैमेलियस नहीं होते, ऑर्निथोरिंकस को आपने याद किया है, ये ओविपेरस होता है। मेंबर ऑफ क्लास आर होम्योथर्मस, बेटा जो एप्स होते हैं मतलब ये बर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, बर्ड के मेंबर वार्म ब्लडेड होते हैं, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो होम्योथर्मिस होते हैं। तो ये बात तो हो गई सही। द नंबर ऑफ वेंट्रिकल हार्ट आर सेम इन पिजन एंड क्रोकोडाइल, पिजन हो गई बर्ड 4 चेंबर हार्ट और क्रोकोडाइल हो गई 4 चेंबर हार्ट, ये बात भी सही हो गई। द नंबर ऑफ यूरिकल ऑफ हार्ट सेम इन फ्रॉग एंड पैरट। अब बेटा यूरिकल की बात कर रहे हैं, फ्रॉग में 2 यूरिकल पाए जाएंगे और पिजन में भी 2 यूरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाएंगे, ये बात भी सही हो गई। ठीक, अब बेटा अपने पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट ही सिलेक्ट करना था। 150 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस 65, जो कि 27 अप्रैल 2025 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके सब धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर संगम पांडे सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 150 तक की जर्नी आपके साथ की। अब आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 151 से 180 तक की जर्नी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, से द इनकरेक्ट मैच। आपको ये बताया गया था लिविंग वर्ड के चैप्टर में कि कोई भी शब्द हम बोल दें, मैमल है, प्लांट है, फाइलम है, कार्डेटा है, ऑस्टिक है, कुछ भी बोल दें, वो सब का सब अंडर टेक्सा माना जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कोई रैंक हो, चाहे हम बोल दे गेहूं प्लांट, व्हीट प्लांट, मेज प्लांट, राइस प्लांट, पैंथेरा, डॉग, व्हीट, ह्यूमंस, नियंत्रण, कुछ भी बोल दें, सबका सब टेक्सा है। तो क्या पैंथेरा जबकि एक जीनस है तो क्या टेक्सा हो सकता है? यस सर। कार्डेटा एक फाइलम है तो क्या टेक्सा हो सकता है? यस सर। आपसे कहा गया था कि कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो नॉन लिविंग पाए जाते थे, जिसकी बिहार पर इनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला गया, जिसमें से एक ग्रोथ था। ग्रोथ
के फिर दो पैरामीटर बनाए गए, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। जब इनसाइड को बनाया गया तो ये डिफाइनिंग माना जाएगा लिविंग का, और जब आउटसाइड बोलेंगे तो ये दोनों आपका किससे हो सकता है ग्रोथ, आपके नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी होती है आउटसाइड। जैसे कि आपने देखो चट्टानों का निर्माण, बर्फ आइसलैंड का निर्माण हो सकता है, तो इस हिसाब से ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना गया। अब देखिए जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ये नॉन लिविंग में नहीं है, लेकिन कुछ लिविंग में एब्सेंट होता है, सम एब्सेंट इन सम लिविंग, तो इसका मतलब ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, ये लिविंग का, ये नॉन लिविंग का कैरेक्टर नहीं है। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है ये केवल लिविंग कैरेक्टर है, नॉन लिविंग का कैरेक्टर नहीं है। भले ही डिफाइन नहीं है तो क्या, तो दिमाग में क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन रॉक्स, ये गलत है भाई, ये नहीं होगा रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं होता कि एक चट्टान बगल में खड़ी हुई तो पैदा करके दूसरा चट्टान बन गया, एक नदी तैर रही है घूम रही है तो दो नदी और बगल में हो गई, एक समंदर बना तो दो ठो और पैदा कर दिया, एक पोखरा खोदे दो और बन गया, ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। फिर लिखा ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब है, ग्रुप ऑफ सेल का मतलब होता है टिश्यू, और ये बना कैसे होगा, सेल डिवीजन से, जाहिर सी बात है। तो किसकी प्रॉपर्टी, ग्रोइंग प्लांट्स की, मतलब जो पौधे वृद्धि कर रहे हैं जिनमें ग्रोथ हो रही है वाया माइटोसिस, तो जाहिर सी बात है उनमें ग्रुप ऑफ सेल्स तो पाया ही जाएगा, ये अंडरस्टूड है। तो अब आप, बहुत से बच्चे आज का पेपर देने के बाद मेरे से कहे सर एनसीईआरटी में ये लाइन ऐसे नहीं, अब आपको पेपर सिर्फ लाइन बाय लाइन नहीं चलना, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी इस्तेमाल करना है, क्या पूछा गया और क्या नहीं। तो मुझे तो भाई तीसरा आंसर दिख रहा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग से नहीं था, ये था कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर यहाँ ग्रोथ लिखा होता तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माउंटेन रॉक होता, याद रखिएगा। तो क्या आंसर आ गया, थर्ड, यही गलत है। फिर लिखा सेट, आपसे कहा गया था, हम जानते हैं कि प्लांट तो वैसे ऑटोट्रॉफिक होते ही हैं, प्लांट तो ऑटोट्रॉफिक होते ही हैं, लेकिन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं इनमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की होने की वजह से नाइट्रोजन कमी पूरा करने के लिए ये इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं। तो सर ये कहा गया था कि जो दूसरों पे डिपेंड हो, दूसरों खाए, वो हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन ये अभी भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो इनको क्या बोला गया, पार्सली हेटेरोट्रॉफिक। इनमें ब्लैडर वाटर, वीनस फ्लाई ट्राइफ, याद रखिए, और आल भी ये प्रोड्यूसर कहे जाएंगे अपने इकोसिस्टम में, याद रखिएगा। एग्जाम्पलर में ऑर्गेनियम पॉपुलेशन इकोसिस्टम में सवाल पूछा गया, मैंने भी पूछा है कि पिचर प्लांट हो चाहे वीनस फ्लाई ट्रैप हो, अभी भी इनके हम प्रोड्यूसर के रूप में कंसिडर करेंगे। और एक बात और, अगर ट्रैफिक लेवल की बात करेंगे तो ये T2 पे भी जाएंगे, या T3 अगर किसी इंसेक्ट को खा लें T2 पे जाएंगे, और T1 पे भी रहेंगे, याद रखिएगा। ट्रैफिक लेवल इनका वेरी करेगा इंसेक्टिवोरस प्लांट का, साइंटिफिकली देखा जाए तो। और फिर ये कहा गया, जब फंजाई क्लासिफिकेशन हुआ तो पहला क्लास तो आपका यही था, फाइकोमास्टीज, जिसको एल्गल फंजाई बोलते हैं। इनमें ये सेप्टेड माइसीलियम होता है, आपको पता था। और इसके कई मेंबर थे, एक था आपका राइजोपस, राइजोपस, और एक था आपका म्यूकर, और एक है आपका एल्ब्यूगो, इसी को आप बोलते हो ब्रेड मोल्ड। तो भाई ये तो मैच कर गया। फिर आपसे बताया गया था बच्चों, प्रोटिस्टा में कई क्लासिफिकेशन किया गया था, सबसे पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डाइनोफ्लैजेट, तीसरा स्लाइम मोल्ड, फिर उसके बाद से फिर यूरिना, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन। तो जो आपका क्राइसोफाइट्स है उनमें जो उनकी सेल वॉल होती है उनमें सिलिका पाया जाता है, और जब इनकी डेथ होती है तो सिलिका इनडेस्ट्रक्टेबल होता है, वो खत्म नहीं होता। तो वो क्या होता है, जब ये मरते, चूंकि इनकी संख्या मिलियंस में होती है भाई, यूनिसेलुलर हैं, तो एक एक सेल जब खत्म होगी तो उनमें जो उनकी सेल वॉल में होती है, वो सेल वॉल का इनका डिपोजिशन होने लग जाता है इनके सिलिका का, और धीरे धीरे एक बड़ा सा चट्टान बन जाता है जिसे हम डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे हमको डाई एटम्स होना चाहिए था, और अगर मान लीजिए यहाँ क्राइसोफाइट्स भी होता तो भी चल जाता। तो भाई क्या आंसर आ गया, फोर्थ, यही गलत है। कुछ नहीं सर, आपने जब से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खोला होगा चैप्टर का, वैसे ही आपको चार्ट मिला होगा, उसी चार्ट को उठा के मैंने बनाया है। मैं कह रहा हूँ मोनरा, तो भाई ये तो प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और ये दोनों यूकैरियोट है, ये तो ठीक है। इनमें सेल वॉल होता है नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक, और फंजाई में होता है काइटिनस। तो भाई एब्सेंट तो आप कह नहीं सकते, ये भी गलत, और नॉन सेलुलोजिक ये भी गलत, तो पहला ही गलत है। फिर यहाँ देखते, बॉडी ऑर्गेनिज्म एक सेल का है तो सेलुलर ही होगा, और यहाँ मल्टी सेलुलर होता है लेकिन लूज टिश्यू बना होता है, और प्लांट में टिश्यू आर्गन हो सकता है, और यहाँ पे टिश्यू आर्गन, आर्गन सिस्टम आप पढ़ते हैं, टिश्यू लेवल सीलन टेटा टीनोफोरा, आर्गन लेवल प्लेटी हेलमिंथीज, आर्गन सिस्टम एसके हेलमिंथीज टू ऑनवर्ड, आपको पता ही था। और मैं पहले बोल चुका हूँ ये प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोट। तो क्या आंसर आ गया, पहला।
फिर लिखा से द एंकर्ड मैच। यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि क्या आपको ये बात याद है, क्या ये बात आपको पता है कि जितने भी एल्गी ब्रायो टेडो जिम्नो होते हैं उनके एग्जाम्पल आपको याद है कि नहीं। स्पायरोगारा ग्रीन एल्गी, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी, फ्यूकस ब्राउन एल्गी, ये तो ठीक। ब्रायोफाइटा में स्फेगनम ये मॉस है, ये लिवरवर्ट है, और ये तो भाई साहब बैक्टीरिया है एक प्रकार का, मतलब सेल वॉल लेस, या इसे हम प्रोकैरियोट्स कह सकते। तो ये प्लांट के बीच में क्या कर रहा है, कर इसलिए रहा है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पहुंचा दिया है। फिर लिखा टेडोफाइट्स में एडियंटम आपको पता, वॉकिंग फन, साइलोटम और इक्वेसिटम ठीक है, और जिंगोपाइनस साइकस ये सब के साथ जिम्नोस्पर्म है। तो यही दूसरा वाला गलत था, माइकोप्लाज्मा वहां नहीं होना चाहिए था। फिर लिखा द प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी, बिल्कुल सही है। जिस तरह से हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है जो प्रॉपर एक मेजर ऑर्गन है, और इसके अलावा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन पौधे में ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पौधे का ईच प्लांट पार्ट, ध्यान से लाइन को पढ़िए, ईच प्लांट पार्ट खुद अपना गैस एक्सचेंज कर सकता है। जितने भी ग्रीन वाले पौधे हैं, जहां पर पौधे का हरा भाग है वहां स्टोमेटा अपना गैस खुद कर लेगा। दूसरा, पौधे को ज्यादा ग्रेट डिमांड नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसका हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की उतनी नीड नहीं है। तो ये लाइन गलत है। सम प्लांट पार्ट टेक्स, ये भी गलत लिखा, वो भी लिखा प्लांट्स हैव ग्रेट डिमांड इन नॉट ग्रेट डिमांड। और दूसरा जो होता है, पौधे में ट्रांसपोर्ट करने का उतना मैकेनिज्म नहीं है एयर का, तो ये भी एक वजह है कि इनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब आप कहोगे सर जो ऊडी पौधे हैं उनमें कैसे, उनमें लेंटिल सेल से होता, भले वो नॉन ग्रीन है तो क्या। तो ये वाला गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, फर्स्ट आंसर। फिर लिखा फॉर कंप्लीट ऑक्सीजन ग्लूकोज टू CO2, आपको जमाने से याद कराया गया था जब कंप्लीट ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ETS तक की बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चले ग्लाइकोलिसिस से। ठीक, ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि हमें 4 ATP बनी, ठीक, प्लस में, और 2 ATP यूटिलाइज हो गई, और हमें 2 NADH2 मिला। उसके बाद हम चले लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन, यहाँ पे मुझे 2 NADH2 मिला। उसके बाद हम लोग चले ETS में, यहाँ पर 3, मतलब उसके बाद चले हम लोग क्रेब्स साइकिल में, शिट, क्रेब्स साइकिल, इसमें मुझे मिला 3 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP। ठीक, इतनी बात मेरे को समझ में आ गई। इन दोनों को घटाएंगे तो नेट कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए हर NADH2 से 3, तो देखिए 2 2 4, ठीक है, नहीं यहाँ पे 6 होगा, सेट, तो लिखा 2 2 4 और 6 10, तो 10 NADH2, 2 FADH2, 2 GTP, और देखिए 10 ये हो जाएगा, इससे 4, इससे 30, और इससे कितने होंगे 2, 30 4 34, 2 36, और 2 ये ग्लाइकोलिसिस जो आपको डाइट मिला है 38, तो नेट गेन ऑफ अर्थ, इसी को आप जमाने से पढ़ते आए। तो अगर ग्लूकोज का CO2 में और H2 में कंप्लीट ऑक्सीजन हो रहा है तो इतने ऑब्जर्वेशन, इतनी चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी कि 2 FADH2 मिलेगा, 10 NADH2 मिलेगा, 2 GTP मिलेगी, और नेट गेन ऑफ अर्थ। और यहाँ पर मैं 2 ATP का डायरेक्ट गेन भी कह सकता था, लेकिन दिया नहीं ऑप्शन, अलग बात है। भविष्य में अगर सवाल मिलेगा तो उसका मिल जाए। तो आंसर क्या आ गया, फोर्थ, ऑल। फिर लिखा प्लास्टिसिटी, दो कहते हैं प्लास्टिसिटी क्या चीज है सर, 2 तरीके होते हैं। कहते हैं वातावरण के इफेक्ट के कारण किसी प्लांट के अंदर कुछ ऐसा चेंज आए कि उसकी मॉर्फोलॉजी बदल जाए, तो ये प्लास्टिसिटी, ये तो वातावरण कारण हो गया। और दूसरा, किसी पौधे के जीवन की लाइफ साइकिल में जुवेनाइल फेज, एडल्ट फेज आता है, उसमें अगर कुछ स्ट्रक्चर बदला, मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदले, तो बोलेंगे प्लास्टिसिटी घटना होती है। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो आपके इन्वायरमेंट के चेंज होने से, इन्वायरमेंट के चेंज होने से, ठीक, और दूसरा है फेज ऑफ लाइफ की वजह से। और फेज ऑफ लाइफ के 3 आपके तरीके बताए गए थे, लार्कस्पर, कॉटन, कोरिएंडर, ये हो गए, और इन्वायरमेंट से बटरकप हो गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फेज ऑफ लाइफ किसमें सीन नहीं है, तो ये बटरकप ही है जिसमें इन्वायरमेंट सीन किया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर कुछ नहीं सर, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये मसल्स फाइबर का, स्केलेटल मसल्स फाइबर का, मुझे तो ये फेसिकल दिख रहा है, ये मुझे मसल्स फाइबर दिख रहा है, और ये वाला मुझे सार्कोलेमा, और ये ब्लड कैपिलरी स्केलेटल मसल्स का है, A B 1 2 3 सब सही है, ऑल। अब देखिए STI का पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और ऐसे ही आपने पढ़ा था STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो दोनों में अंतर क्या सर, डिजीज जो होता है वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है, लेकिन जो इन्फेक्शन है वाया पैथोजन से ही होगा, याद रखिएगा। ठीक, अब STD जो है वो आपकी बड़ा टर्म है, याद रखिएगा। ठीक,
तो लिखा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो इसमें क्लेमाइडियासिस है, इसके अलावा क्या है, ट्राइकोमोनियसिस है, इसके अलावा क्या है, HIV भी हो सकता है, मान लीजिए इन्फेक्शन है ही। इसके अलावा आपने और क्या पढ़ा, सिफिलिस पढ़ा था, और आपने ये देखा कि जो आपका एस्कैरिस है, एस्कैरिस, तो यहाँ पर ये तो एस्कैरिस से होता है, ठीक, जो किसका मेंबर है, एस्के हेलमिंथेस से। एमिबियासिस किससे होता है, एंट अमीबा से, जो किसका मेंबर है, प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ का, इसी को बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। थर्ड आंसर। अब देखिए आपको इतना बताया गया था बच्चों कि अगर आप एल्गी की बात करते हो, एल्गी और ब्रायोफाइटा, इनमें डोमिनेटिंग स्टेज आपका गैमेटोफाइट है, डोमिनेटिंग स्टेज गैमेटोफाइट है, याद रखिएगा। और आगे चलेंगे अगर आप टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इसमें आपका स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग स्टेज है, याद रखिएगा। तो कुछ नहीं सर, यूलोथ्रिक्स एल्गी है, गैमेटोफाइट डोमिनेट है, पॉइट्राइकम मॉस है, ये है, लेकिन सारगासम एक फियोफाइसी का मेंबर है, एल्गी है, तो इसमें डोमिनेटिंग स्टेज क्या होगा, गैमेटोफाइट, याद रखिएगा। मल्टी सेलुलर होना अलग बात है और डोमिनेंट होना अलग बात है। फिर लिखा जिंगो में, चूंकि जिम्नो का मेंबर है, स्पोरोफाइट ही डोमिनेट होगा। थर्ड आंसर। यहाँ एनजीओ का लिखा हो तो भी सर, तीसरा ही गलत है। अब देखिए ये आपको फैमिली याद है, सोयाबीन की फैमिली फैबेसी, कॉटन कॉटन की फैमिली मालवेसी, शुगर केन पोएसी, कलीफ्लावर ब्रेसिकेसी, तो ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। अब एक बात और, आपने ये कॉमन नेम याद कर रखे हैं, लेकिन आप सभी को जितने भी एनसीईआरटी में नाम दिए गए हैं उनके नाम तो आपको इनके साइंटिफिक आने ही चाहिए, प्रोटोकॉल है, क्योंकि फैमिली ऐड हो गई है। सोयाबीन आपको पता ग्लाइसिन मैक्स, कॉटन क्या होता है, गॉसिपियम एर्बोरियम, शुगर केन क्या होता है, सैक्रम ऑफिसिनेरम, और कलीफ्लावर ब्रेसिका ओलेरेसिया, याद रखिएगा, सारे नाम याद होने चाहिए। हम हो आज याद करके आए, मैं खुद नहीं आता। ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। फिर लिखा है कुछ नहीं सर, पी में देखिए यहाँ जीवन कंडीशन हाइपोगाइनस, बस एक पकड़ लीजिए, इसमें ए थर्ड, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता, खट से निकल आया बस। चाइना रोज में मस्टर्ड, ये चाइना रोज G5 हाइपोगाइनस, लेकिन सर मस्टर्ड में जो है वो G2 तो होता है, सिन कार्पेस तो होता है, लेकिन हाइपोगाइनस होता है, और सनफ्लावर में G2 होता है सर, लेकिन वो इपीगाइनस होता है। तो भाई साहब डी फर्स्ट और उसके बाद सी फोर्थ, क्या आंसर आ गया, तीसरा। वैसे भी आपको पता है केवल एक ही इपीगाइनस या इपीगाइनस की कंडीशन है इंफीरियर ओवरी की, वो है केस आपका सनफ्लावर। तो अगर आप डी फर्स्ट भी पकड़ लेते तो भी आंसर निकाल लेते, क्या आंसर आ गया, थर्ड। फिर लिखा सर द कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कुछ नहीं सर, कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा टाइप के आपके सेल्स से मिलकर बना होता है, और सब के सब मिलकर एक कॉम्पैक्ट यूनिट की तरह काम करते हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन को गवर्न करते हैं। कुछ नहीं सर, पहला नाम तो हमने जाइलम का देख लिया, दूसरा नाम हमने फ्लोएम का जान लिया। जाइलम के 4 कंपोनेंट आप जमाने से याद करते हैं, ट्रैकेट वेसल्स, फाइबर पैरेन्काइमा, और फ्लोएम का नाम सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फाइबर पैरेन्काइमा। तो अभी मैंने आपसे बोला कि सीव ट्यूब इनवेल्स कॉम्प्लेक्स टिश्यू का कंपोनेंट है, और यही क्वेश्चन है फोर्थ। ये तीनों प्राइमरी, ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, याद रखिएगा तीनों। अब सर जाइलम फ्लोएम का ये भी परमानेंट टिश्यू है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, याद रखिएगा, फोर्थ आंसर। लिखा व्हाट इज द नंबर ऑफ जाइलम बंडल, कुछ नहीं, आप जमाने से याद करते आए हो कि जब रूट की बात करेंगे और मोनोकार्ड की बात करेंगे, रूट मोनोकार्ड, तो इसमें पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है, पॉलीआर्च दैट इज मोर देन 6, याद रखिएगा, क्या आंसर, फोर्थ। और वीट एक मोनोकार्ड है, याद रखिए, यहाँ मेज भी हो सकता था। फिर लिखा इन डाइकॉट स्टेम, जैसे आपको पता है कि सबसे बाहरी लेयर तो रूट में एपिडर्मिस, बीच में ये पूरी की पूरी कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, ये लेयर आपको पता है, ठीक। लेकिन जो डाइकॉट स्टेम उसमें ऐसा केस नहीं है, सबसे पहले एपिडर्मिस फिर एंडोडर्मिस, लेकिन कॉर्टेक्स जो है वो 3 लेयर में बटा होता है। पहला लेयर हाइपोडर्मिस, उसके बाद कॉर्टिकल लेयर, और उसके बाद एंडोडर्मिस। तो ये 3 लेयर में कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट होता है, इसमें पेरिसाइकिल नहीं होता, क्या आंसर आ गया, थर्ड। और देखिए हाइपोडर्मिस कोरेनकाइमा, कॉर्टिकल लेयर पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा, क्या आंसर आ गया, थर्ड। कुछ नहीं सर, ये डायग्राम तो आप देखते ही पहचान लिए, प्रोफेज 1। और आज बहुत से बच्चों ने गलत किया ये सवाल,
मुझे लग रहा है कि ये गलत किया होगा। क्यों? अब बताइए, आपको डायग्राम नहीं याद हो रहा तो ये बड़ी गलत बात है। कब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सोचिए, प्रोफेज 1 मैंने प्रोफेज 2, क्योंकि इसमें 2 सेल दिखाई गई है। कुछ नहीं सर, जैसे आपने पढ़ा था मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक, ये किसके 2 स्टेप हुए? मियोसिस के। अब इस मियोसिस में भी सबसे पहला प्रोफेज 1 और इसमें 5 स्टेप, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो पहला स्टेज क्या रहा? फर्स्ट फेज लेप्टोटीन, फोर्थ आंसर याद रखिए, और लास्ट क्या होगा? डाइकाइनेसिस। अब देखिए, कुछ नहीं सर, आपको मालूम था कि जब आप एक ह्यूमन सेल की बात करते हो तो ये 24 घंटे में एक बार या 1 डे डिवाइड करता है, ठीक, 1 डे। और कहते हैं जो ईस्ट है वो 90 मिनट या 1.5 आवर में, ठीक। तो अब देखिए, कह रहे हैं भैया 12 घंटे तक अगर आपने एक सेल ईस्ट की रख दें और एक सेल आप ह्यूमन की रख दें कल्चर प्लेट में, तो भाई साहब 12 घंटे में, अब अगर आप 12 घंटे में ईस्ट का डिवीजन देखोगे तो ईस्ट तो 8 बार डिवाइड करेगा, मतलब इसके 8 बार डिवीजन होंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 28 256, तो ईस्ट के 256 सेल बन जाएंगे, ये तो आपको पता है। लेकिन भाई साहब 24 घंटे पूरे ही नहीं हुए तो जो ह्यूमन की सेल थी वो एक ही सेल बनी रहेगी, दैट इज थर्ड आंसर। ये याद रखिएगा, ये टेक्निकल क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए था कि क्या आपको इतनी बात पता है? ये मैथ नहीं है कि एक सेल था तो उसमें आधी सेल आप जोड़ देंगे, ये लिविंग बॉडी है, याद रखिएगा। ये भी 256 ही है, यहाँ भी 2 और 256, तो याद रखिएगा। तो ये रेस्पेक्टिवली पूछा गया था 1 और 256, लेकिन इसमें आपको याद होना चाहिए था कि 2 की पावर जब आप 8 करते हो तो 256 बनता था उतने टाइम में, ठीक। थर्ड आंसर। फिर लिखा व्हाट इज द 4 कार्बन। अब देखिए पूरी कहानी, मैं जब C4 प्लांट की बात कर रहा हूं तो मुझे तो भाई साहब ये तो दिख रहा है मीजोफिल सेल, ठीक, मीजोफिल, और ये मुझे दिख रहा है बंडल शीथ, मीजोफिल बंडल शीथ। मीजोफिल में पहला आपका CO2 का फिक्सेशन होता है, जहां पर फॉस्फेनॉल पायरुवेट CO2 से जुड़ करके OAA पेप्केज एंजाइम की मदद से बना लेता है। ये 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ बना और फिर ये इसके डेरिवेटिव बदल जाता है, पहला एस्पार्टिक एसिड, फिर उसके बाद मैलिक एसिड, और यही जाके ट्रांसपोर्ट होता है। ध्यान से देखिए, लिखा C4 एसिड ट्रांसपोर्ट, जो C4 एसिड ट्रांसपोर्ट लिखा है ना वो मैलिक एसिड ही है। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि मीजोफिल में कौन 4 कंपाउंड वाले कंपाउंड बनते हैं, तो भाई ये OA बनता है, एस्पार्टिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड। लेकिन ये पूछा जाए कि कौन सबसे पहले फिक्स हुआ था, तो OA ही आंसर जाएगा। एक्चुअल में फिक्स तो आपका OA ही हुआ था सबसे पहले, लेकिन ये इसके डेरिवेटिव बदल गया, तो मैलिक एसिड ही C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होता है, फिर इसका यहाँ डीकार्बोक्सिल होगा, CO2 निकलेगी जाएगी केल्विन साइकिल में, जो कि एक्चुअल बायोसिंथेटिक फेज होता है। और ये सब के सब 4 कार्बन कंपाउंड बने थे मीजोफिल में, फोर्थ आंसर। फिर लिखा केल्विन पाथवे। केल्विन पाथवे जो होता है वो ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों में पाया जाता है। अब ऑक्सीगेनिक करने वाले कौन होंगे? जिनमें क्लोरोफिल ए होगा। ये साइनोबैक्टीरिया हो सकता है सर? हाँ हो सकता है। ये प्लांट्स हो सकते हैं सर? हाँ हो सकता है, ठीक। तो ये तो ठीक। अब आल फोटोसिंथेटिक प्लांट है तो प्लांट तो है ही, कोई टेंशन नहीं। ऑटोट्रॉपिक में यहाँ पर आपका कीमो ऑटोट्रॉप भी हो सकता है, पहली बात। फोटो ऑटोट्रॉप भी हो सकता है, दूसरी बात। और फोटो ऑटोट्रॉप में होता है एक एन ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस और एक होता है ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस। तो इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसका ऑल आउटक्रॉपिंग में होगा नहीं। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर सारे पौधों में तो होगा ही नहीं। कस्कूटा एक पौधा याद करिए जो पैरासिटिक था, जिसमें क्लोरोप्लास्ट ही नहीं था, क्लोरोफिल ही नहीं था। और जब क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं है तो बाकी के ल्यूमेन, थाइलाक्वाइड और पिगमेंट की तो बात ही छोड़ दो। तो ये गया पहला आंसर। ये एक क्वेश्चन अपने आप में 5 क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जाए केल्विन पाथवे यूकैरियोट्स में कि प्रोकैरियोट्स, दोनों में। यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर, दोनों में। ये 7 क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों आपको करना ये है कि ज़्यादा सवाल लगाने के बजाय एक एक सवाल में उसका नज़रिया किस उद्देश्य, किस सोच से बना, और क्या प्रायिकताएं, क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है कि और क्या पूछा जा सकता है, ये आपका विजन। पेपर में आपने साल भर कितने वीडियोस देखे, कितने पेपर्स लगाए,
कितने लोगों से पढ़ा, वो सब कुछ सब बाहर रह जाता है बच्चों। केवल चीजें जाती हैं आपका विजन, आपकी चेतना, आपकी समझ। तो जितना अधिक से अधिक अपनी समझ, अपना विजन डेवलप कर लेंगे खुद कलम चला के, वही आपकी तैयारी है। फर्स्ट आंसर। फिर लिखा इन एक्सपेरिमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द रोल ऑफ, क्यों याद करिए, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। और सर ये हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या चीज था? हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ये था कि हमने एक टैंकर में इसे, एक टैंकर है और इसमें ये पत्ती है, आपने आधी पत्ती जो है, आधी पत्ती जो है ये आपने KOH के सॉल्यूशन में भिगो दी और आधा जो है वो एक्सपोज रहा। तो KOH क्या करता था, CO2 को पकड़ लेता था। तो CO2 पकड़ लिया, रिएक्शन कर लिया, तो CO2 फोटोसिंथेसिस में एज ए रिएक्टेंट जाएगी नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट बनेगा नहीं। लेकिन जो आधा पार्ट एक्सपोज रहा वहां CO2 फिक्स हुई, तो ये कहा गया कि यहाँ तो ऑक्सीजन निकल रही है सर, यहाँ नहीं निकल रही है, यहाँ आपकी फोटो हो रही, यहाँ नहीं हो रही है। तो ये हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, तो इसने क्या बताया कि CO2 इसेंशियल है। तो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 इसका रोल होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट आंसर। फिर लिखा व्हाट इज साइबेरियन क्रैंस। ठीक, वैसे तो ये एक्चुअल में जब आप पढ़ते थे एडाप्टेशन, जहां पर केवलाडो नेशनल पार्क माइग्रेशन जब आप पढ़ते पुरानी एनसीईआरटी में, तो केवलाडो नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन्स पर डिटेल लिखा हुआ था। लेकिन ध्यान से देखिए, आपकी ऑर्गेनिक पॉपुलेशन में एक लाइन छोटी सी पड़ी है साइबेरियन क्रेन के बारे में भरतपुर, तो वहां से एक क्वेश्चन में निकाला है कि साइबेरियन क्रेन होती क्या। साइबेरियन क्रेन जब साइबेरिया से चल के चलती है और जब उनके इलाके में साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, तालाब जमने लगते हैं, तो उस हार्श जो विंटर कंडीशन को ये फेस नहीं कर पाते, तो ये उड़ के वहां से माइग्रेट कर जाते हैं, इंडिया और चाइना में आते हैं। और इनका मोस्ट जो प्लेस है वो भरतपुर केवलाडो नेशनल पार्क है। तो ये माइग्रेटरी पशु होते हैं और ये काहे के लिए आते हैं, ब्रीडिंग के लिए आते हैं और अपनी फूडिंग के लिए, रिसोर्सेज के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनका पूरा का पूरा पानी जम जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का विंटर जो वहाँ पर इनका सर्वाइवल मुश्किल होता है, ये माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आते हैं इसी के लिए, याद रखिएगा, माइग्रेशन के लिए आते हैं। दूसरा चीज आपसे ये पूछा जाएगा बच्चों कि ये आते के क्लाइमेट के लिए, और दूसरी चीज भारत में जब ये आते हैं तो थोड़ा इनको विंटर, उनके वहाँ के कंपेयर में विंटर यहाँ कम रहता है, तो वार्म कंडीशन मिलता है, गर्मी मिलती है इनको, जिससे यहाँ के प्रॉपरली ये डेवलप कर जाते हैं। ये चूंकि इनके जीवन में ये जरूरी है। ज़्यादा हार्श कंडीशन, देखो ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो भी आदमी का सर्वाइवल मुश्किल है, ज़्यादा ठंडी होती है तो भी उनका सर्वाइवल मुश्किल है, माइग्रेट करते हैं। और ये इंडिया और चाइना दो जगहों पे करते हैं। ये मत कहिएगा कि साइबेरियन क्रेन भरतपुर में इंडिया में आती है, बात सही है, ये चाइना में भी माइग्रेट करती है साइबेरिया से उड़ करके। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक प्रकार की माइग्रेटरी बर्ड्स है जो कि दूसरे देशों से भरतपुर में आती है। ठीक, अगर यहाँ लिख दे कि माइग्रेट फ्रॉम अदर कंट्री टू ओनली भरतपुर तो गलत हो जाएगा, ये चाइना भी जाती है। ठीक है, थर्ड आंसर। फिर लिखा से द कंज्यूमर, कुछ नहीं सर, जो ट्रैफिक लेवल T1 के ऊपर है सब के सब कंज्यूमर है। अब सर कंज्यूमर हर्बीवोर्स है क्या? यस सर। कार्निवोर्स है क्या? यस सर। तो उल्फ क्या है? एक प्रकार का आपको पता, चाहे सेकेंडरी मान लीजिए और चाहे टर्सी कंज्यूमर, दोनों ही मान सकते हैं। थर्ड आंसर। ठीक, और ये एनाबिनास आपका साइनोबैक्टीरिया है, ये ऑटोट्रॉफिक है, जो भी फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना रहा है वो सब प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर याद रखिए। थर्ड आंसर। फिर लिखा एग्जाम्पल ऑफ लाइकेन, आपको प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म, माइक्रोराइजा प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म, एग्रेट और कैटिल ये +0 का एग्जाम्पल। लेकिन याद करिए कैथामेलस और बैलेनस, जहां पर एक ने दूसरे को क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था, जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर था उसने दूसरे को हटा दिया था। तो ये है फोर्थ, एक कंपटीशन का एग्जाम्पल है, माइनस माइनस। फिर लिखा यहाँ पे देखिए ध्यान से, कहते हैं कि एक बड़ा सा कोई हैबिटेट हो, बड़ा हैबिटेट है और इस छोटी सी जगह पर मैं देख रहा हूं एक स्पीसीज ए है, इनकी बहुत ही कम पॉपुलेशन इसी छोटे जगहों पर रेस्ट्रिक्टेड है किसी बी की वजह से, क्योंकि बी यहां पर डोमिनेटिंग है। क्या है? बी यहां पर डोमिनेटिंग स्पीसीज है और ये पूरे जगह हैबिटेट में बड़े इलाके में फैला, इनकी संख्या ज्यादा है। और ए वाला जो है इसकी वजह से, ए वाला जो है मैं देख रहा हूं ए वाला इनकी वजह से बहुत छोटे इलाके में ही सिमटा हुआ है। तो अगर आप इस बी वाले को इस हैबिटेट से हटा दोगे तो इन्हें कंफर्ट मिलेगा, इनका कंपटीशन थोड़ा कम होगा और जो डोमिनेटिंग नेचर प्रेडेशन है वो थोड़ा कम होगा। तो फिर धीरे धीरे आप देखोगे ये रेडिएट मतलब फैल जाएंगे, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेटिव रिलीज। तो क्या लिखा है,
देखा, a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a completely superior species is found to expand its range dramatically when the competing species expand removed। मतलब पूरा का पूरा अगर आप हटा दो तो ये फिर धीरे धीरे डेवलप होकर के फैल जाएंगे। इनको बोलते हैं कंप्लीटली। फर्स्ट आंसर, सीडो कॉपुलेशन ये है नहीं, वो आपका मैटिन ऑर्किड और बी में पाया जाता है, मेल बी में। सेक्सुअल डिसीड नहीं है, रिसोर्स पार्टीशनिंग का एक केस नहीं है, वो आपका बारबलस के केस में था। फिर लिखा इंडिया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम का पाया जाना। और इकोसिस्टम है तो वहाँ की अपनी इकोलॉजी, जैसे हमारी डेजर्ट है उसकी अपनी इकोलॉजी है, रिवर है उसकी अपनी इकोलॉजी है, समंदर की अपनी इकोलॉजी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अपनी इकोलॉजी है। याद रखिएगा। तो मैं कह रहा हूँ डेजर्ट हाँ होता है, कोरल रीफ है, वेटलैंड है, मैंग्रोव है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सब है, ये सारे प्रकार के पाए जाते हैं इंडिया में। फिर देखिए आपसे इस तरह क्वेश्चन काफी पूछा जाएगा। सबसे बड़ी चीज शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, तो जितना दिया गया है ये नंबर दिया गया है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर यहाँ तो आपने कुछ मेंशन नहीं किया कि आप यहाँ पे जूल लिख सकते थे, यहाँ वेट लिख सकते थे, आपने सिर्फ नंबर लिख दिया। तो मैंने उनसे ये कहा, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि मैंने पूछा पिरामिड ऑफ नंबर, तो ये अंडरस्टूड है कि ये सब के सब नंबर ही हैं। ठीक, कुछ नहीं सर। सबसे पहले मैं नीचे से बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा 5000, इनकी संख्या 5000 है, और 5000 से कम तो आप जनवे करते हैं कि ऐसे कम तो यह रहेगा, तो 3000 वाला थोड़ा और कम होएगा, और लिखा 100, ये और कम होगा, और 5 और कम होगा। तो देखने से तो आपको लग ही रहा है कि भाई साहब ये तो अपराइट ही है। फर्स्ट आंसर। फिर लिखा विच रिलेटेड विद ब्रॉडली। आपसे कहा गया था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का हमारा पर्पस क्या होना चाहिए। कहते भैया हम इंसान हैं, पहले अपना फायदा सोचेंगे फिर दुनिया के बारे में सोचेंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना। तो सबसे पहला था नैरोली यूटिलिटेरियन, कि मतलब जहां पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पर्पस से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना हमारा एम होना चाहिए। हमें शेल्टर मिल रहा है क्या, हमें मेडिसिन मिल रही है क्या, हमें फाइबर, टिम्बर, ईंधन, ये चीजें किसी हमारे आपके बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम से मिल रहा है। तो इस पर्पस से अगर आप बचाएंगे तो बोलेंगे नैरोली यूटिलिटी कंजर्वेशन। और दूसरा ये कि जिसका प्राइस टैग लगा ही ना पाए। आप सोचिए किसी हॉस्पिटल में एक दिन के ऑक्सीजन बेड चार्ज का कितना लगता है, और वहीं आप पूरी जिंदगी एक एक जीव पूरी दुनिया में फ्री का ऑक्सीजन ले रहा है नेचर से, इसकी क्या कीमत है। आप खुद सोचिए क्या प्राइस टैग है। आप खूबसूरत पेड़ों को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, ठीक है, आप कोई मान लीजिए किसी पेड़ को देख रहे हैं, उसको जो खूबसूरती मिलती है, जो सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट आप देखते हैं। दूसरा, और जो लगातार एक पौधा, एक जो पॉलिनेटर होता है वो फ्लावर को पॉलिनेट करता है, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से आपकी ओवरी बनती है, फ्रूट में उस फ्रूट को आप खाते हो, और उसी फ्रूट के बीच से नए पौधे का जनरेशन आगे बढ़ता है। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज, एक पौधे का जनरेशन लगातार बढ़ना बिना पॉलिनेशन के पॉसिबल नहीं है जनरली। तो इसका मतलब इसका कोई प्राइस टैग नहीं। मतलब हमें मालूम है कि ये चीजें इंपॉर्टेंस हैं, लेकिन उसका प्राइस टैग आप मूल्य ना लगा पाए, इसको बोलेंगे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। और ये सारे पॉइंट इसी से लिखेंगे, प्लांट्स प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, फ्री का ऑक्सीजन मिल रहा है, और इकोसिस्टम वेराइटी ऑफ पॉलिनेटर, और वाचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन ब्लूम, बसंत ऋतु में फ्लावर को देखना। आप खुद समझिए। वैसे भी देखिए, 1-2.5 घंटे की मूवी देखने के लिए आप 200 का टिकट, 150 का टिकट कटाते हैं, आपको 2 घंटे मजा आ जाता है। आप सोचिए पूरे दिन आप देख रहे हैं, पर्वतों को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, ठीक, आप देख रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं, फ्री में देख रहे हैं कई घंटे, तो कितने रुपए होंगे उसके, सोचिए। फोर्थ आंसर। फिर लिखा है कि इनके हॉट स्पॉट, लिखा इंडो वर्मा लिखा है, और आपकी किताब में श्रीलंका भी लिखा है, हालांकि श्रीलंका ऑप्शन में नहीं है, हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर, सब हॉट स्पॉट है। फिर लिखा है कि कौन सी बात हीमोफीलिया, इस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक्स लिंक बीमारी हो तो क्या कंडीशन में मेल कभी करियर नहीं होगा। अगर कोई बीमारी सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड, तो उसकी मेल में 3 केस होंगे। पहला केस मेल में 2 केस होंगे, आपका एक नॉर्मल होगा और एक डिजीज होगा, ठीक, जबकि फीमेल में 3 केस होते हैं, याद रखिएगा, कैरियर, डिजीज, नॉर्मल। समझ गए आप लोग। तो अगर फीमेल में कैरियर, डिजीज, नॉर्मल आ रहा है, हाँ ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका नॉर्मल, और मेल कैरियर, तो लिखा है कि हीमोफीलिया क्या होता है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो कैरियर मैन तो नहीं होगा। हाँ, कैरियर वुमेन हो सकती है बिल्कुल, हीमोफिलिक मैन हो सकता है हाँ, और हीमोफिलिक वुमेन हो सकती है हाँ। तो क्या आंसर आ गया, फोर्थ। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। और प्यारे बच्चों,
मान लीजिए कि जैसे भी मैंने बताया फोटोसिंथेसिस वाला, आपका एक सवाल गलत हो गया तो आपको लगा हाय मेरा एक सवाल गलत हुआ, लेकिन उस एक सवाल से आपने 7 नए सवाल सीख लिए। बात को समझिए। और जो बच्चा एक सवाल गलत करके 7 सवाल सीख लेता है, सही मायने में कंपटीशन में वही ग्रेजुअली और सक्सेसफुली आगे बढ़ता है। आप अपने पूरे साल भर पेपर देते रहे, अब तो खैर ज़्यादा दिन बचा नहीं, हफ्ते भर है आपका पेपर, अगले संडे को है। तो कभी आपने ये नहीं सोचा खुद से कि यार एक सवाल गलत किए तो हमने कितना एक सवाल सीखा। गलत सभी ने किया है, लेकिन जितने लोगों ने सीख लिया, सही मायने में कंपटीशन में वो ग्रेजुअली आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसे जो गलती हो उसको तुम सीखिए और अपना विजन डेवलप करिए, अपना इमेज डेवलप करिए। अब जो आपने साल भर पढ़ा है, जो ही पढ़ा है वही आपकी एक्चुअल तैयारी है, आपको उस नहीं सोचना है क्या होगा कैसे होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द वीडियो।